हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज से हम लोग जो 5 क्वेश्चन है वो हर रोज देखेंगे। सुबह जो है वो 8 बजे और रात को 10 बजे। तो चलिए धीरे धीरे हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो निम्नलिखित में से कौन सा या से सही आधार है। तो याद रखिएगा कि जो 300 अनुच्छेद जो 352 है उसमें कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। क्या कर सकता है वो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। और वो जो राष्ट्रीय आपातकाल का आधार है वो तीन होंगे। एक तो युद्ध होगा, एक तो बाह्य आक्रमण होगा, और तीसरा जो है वो सशस्त्र विद्रोह है। इन तीनों के आधार पे वो राष्ट्रीय आपातकाल क्या कर सकता है? लगा सकता है। ठीक है। यह कौन सा अनुच्छेद? 352 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन की। और जो चौथा वाला है वो है आपका आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति था ये जब 1975 का था, तो 1975 में आंतरिक अशांति की बात की गई थी। लेकिन आंतरिक अशांति जो है इसको फिर इसका जब मिस यूज होने लगता है तो इसको हटा दिया जाता है। कब? 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसको हटा दिया जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो एक होगा, दो होगा, एंड जो तीसरा है वो। इसे आंतरिक अशांति की जगह पर ही कौन आया? सशस्त्र विद्रोह, ताकि इसका जो मिस यूज है वो न हो सके। अगला सवाल है कि जो स्वदेशी आंदोलन यानी कि जो 1905 में है वो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी मतलब स्व मतलब अपना, और देश का मतलब अपने देश का बना हुआ जो माल था यानी कि जो कपड़े वपड़े थे, इन सब के लिए एक आंदोलन चलाया जाता है 1905 में। तो कहा जा रहा है कि इसके लिए कौन सा कथन सही है। तो यह जो आंदोलन आया था, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 7 अगस्त 1905 में यह आंदोलन आया था। और ये जो कोलकाता है, कोलकाता का जो टाउन हॉल है वहां पर सबसे पहले इसकी शुरुआत की जाती है। और दूसरा ऑप्शन है कि क्या यह आंदोलन पूरी तरीके से बंगाल तक ही सीमित था? तो बिल्कुल नहीं। ये अगर आप पुणे और मुंबई में देखेंगे, पुणे एंड मुंबई, तो यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो देख रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, वो वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। और दिल्ली में सैयद सैयद हैदर रजा ये देख रहे थे। एंड जो पंजाब है वहाँ पे लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, ये लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। इस आंदोलन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है उसकी स्थापना की गई थी। तो हाँ, इसी का देन था कि 1905 में जब ये आता है, स्वदेशी आंदोलन आता है, तो इसी के ठीक 1 साल बाद यानी कि अगस्त 1906 में जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है उसकी स्थापना भी की जाती है। और याद रखिए कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये किस लिए आया था? तो ये 1905 में जो बंग भंग हुआ था उसके लिए ये आया था। और बंग भंग क्यों हुआ था? बंग भंग किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन जो था उसके नेतृत्व में बंग भंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय असुरक्षित समुद्री स्तनधारी डुगोंग के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध नहीं? देखिए, जो जब राष्ट्रीय डुगोंग की बात करते हैं, ये एक स्तनधारी है। ठीक है। ये क्या है? डुगोंग है। डुगोंग को क्या कहा जाता है? गाय भी कहा जाता है। ठीक है। समुद्री गाय, समुद्री गाय भी कहा जाता है। और ये जो डुगोंग है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है? पूरे भारत में 3 ही जगह पाई जाती है। एक अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, दूसरा जो है कच्छ, जो रन है, जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, वहाँ पे पाया जाता है। तीसरा मन्नार की जो खाड़ी है वहाँ पर पाया जाता है। और इसके अलावा कहीं पर भी नहीं पाया जाता। तो ये जो आपका चौथा ऑप्शन है, जो चिल्का झील है, चिल्का झील में आपको मालूम है कि जो इरावदी इरावदी डॉल्फिन है, ये इसके लिए क्या है? फेमस है। किसके लिए? इरावदी डॉल्फिन के लिए चिल्का लेक फेमस है। बाकी 3 जो है ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2 एंड 3। देखिए, ये है कच्छ की, ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे ही वो पाई जाती है। और इस देखिए, जो एक होता है कि स्टेट होता है, एक स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं जल डमरू मध्य। जो जल डमरू मध्य होता है वो दो मतलब जो पानी का जो निकाय होता है ना, उनको जोड़ने का काम है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 तालाब है और ये एक
तालाब ए है और ये एक तालाब बी है, इनके बीच आप एक नहर बना दीजिए, तो ये दो पानी की जो चीजें इनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि दो है और ये पानी का नहर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि ये एक तालाब है, ये एक तालाब है, यहाँ पे एक गांव ए है, ये गांव है, और ये एक दूसरा गांव है बी, और इन दोनों तालाबों के बीच से होकर के ये जो चीज जा रही है, इसको क्या आप बोलेंगे, आप इस्थमस बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे। इसका मतलब होता है कि अस्थल डमरू मध्य। जो अस्थल डमरू मध्य होता है वो दो जो जमीन की चीजें होती है, जमीन के टुकड़े होते हैं, उन्हें जोड़ने का काम करता है, यानी पानी वाले भाग को अलग करने का काम करते हैं। और जो जल डमरू मध्य होता है वो जमीन वाले चीज को अलग करने का काम करता है, यानी कि ये वाला जमीन और ये वाला जमीन को अलग करने का काम ये ये जल डमरू मध्य करता है, ठीक है। तो ये जो पाक स्टेट है ना, वो गल्फ ऑफ मन्नार एवं बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों का क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, किसके द्वारा, पाक स्टेट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहीं पे कौन पाई जाती है, ये पाई जाती है। दूसरी चीज है कि एक कक्ष, कक्ष जो है यहाँ पर भी पाया जाता है। तो कक्ष को ये इसलिए भी याद रखेगा क्योंकि कक्ष जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कक्ष के पास ही है, ठीक है। और ये है आपका इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है चिल्का में। अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास, जो भारतीय इतिहास है उसके संदर्भ में धमेक स्तूप के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आपको ये बताना है। तो ये सबसे पहले आप ये समझिए कि धमेक है क्या, ये धमेक जो बोल रहे हैं ये है क्या। धमेक जो है ना वो धर्म, जो धर्म चक्र है ना उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, इसको धमेक बोला जा रहा है, लेकिन ये धर्म चक्र का है। और धर्म चक्र आपको मालूम है कि जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध सबसे पहले आते हैं कहाँ पे, आते हैं ये सारनाथ में, और सारनाथ में जब आते हैं तो शुरू में सबसे पहले यहाँ पर अपना उपदेश देते हैं, और जैसे यहाँ पे उपदेश देते हैं तो इस चीज को, यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। अब धर्म चक्र परिवर्तन किस लिए, क्योंकि एक नया जो धर्म था उसका क्या हुआ है, उसका उदय हो रहा था, इसलिए इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और यहाँ पे अपने 5 शिष्यों को ये देते हैं, ठीक है। अब इसी के लिए यहाँ पे क्या बनता है, इसी के लिए यहाँ पे बनता है एक स्तूप, और ये जो स्तूप है इस स्तूप को धर्म चक्र स्तूप भी कहा जाता है। लेकिन समय के बदलते हुए परिदृश्य को देखेंगे तो ये जो धर्म चक्र था उसका नाम अब धमेक हो गया। यानी कि जो आप देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये है आपका वाराणसी सारनाथ का स्तूप है, और इस स्तूप का जो नाम है वो धमेक है, वाले ये धर्म चक्र स्तूप हुआ करता था, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, ये है वाराणसी के निकट सारनाथ में। यह उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को, तो ये भी सही है। और इसका निर्माण पूरी तरह से राजा अशोक के शासनकाल के दौरान केवल धूप में दिखाई गई ईंटों से किया गया था। तो ऐसा नहीं है, जो कुछ ईंटें थी वो जो राजा अशोक थे उनके टाइम पे किया गया था, लेकिन 249 ईस्वी में ईसा पूर्व, जो ईसा पूर्व था उसमें किया गया था। लेकिन समय के बाद इसमें गुप्त काल का भी, जो गुप्त काल है उसका भी हस्तक्षेप था। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन था वो क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल है कि पीठ भूमि, जो पीठ भूमि है यानी कि पीठ लैंड्स है, यानी कि पीठ दलदल है, निम्नलिखित में से विचार करना है। ये जो पीठ भूमि है वो सतह के 3% से भी कम हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन दुनिया के सभी जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन जमा करती है। ये बात सही है, ये जो पीठ भूमि है ये बहुत कम रहती है, लेकिन ये इसके अंदर ना कार्बन जो अवशोषित करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जब जब ये जंगल उंगल में रहता है तो जंगल में जैसे पेड़ों की टहनियाँ गिर जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, या कोई जंगली जानवर मिल जाता है, मतलब मर जाते हैं, क्योंकि ये एक दलदली भूमि है। तो इसमें जो कार्बन है, जब ये कार्बन को सोख लेते हैं तो वो कार्बन बाहर निकल नहीं पाता है। तो मान लीजिए कि अब इस भूमि को अगर आप एक नॉर्मल सा भूमि बनाना चाहते हैं, या इसके ऊपर जो पत्ते उत्ते गिरे हैं, जब ये सूखेगा पत्ते को जलाएंगे तो जो कार्बन रहता है वो अचानक से, क्योंकि ये दलदली भूमि है तो यहाँ पर मेथेन गैस की भी पाए जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। तो कार्बन और मेथेन गैस दोनों एक साथ निकलते हैं, और ये जब जाते हैं जो हमारी वायुमंडल है उसमें जाते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि अचानक
वहाँ पे हीट पैदा करते हैं, जिस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग उसके बढ़ने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है और हीट ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही पीठभूमि है, इसी पीठभूमि से जब ये ज़्यादा समय तक रहता है तो पीठ कोल जो यानी कि जो कोयला है जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, लगभग 40% के आसपास होती है, और ये कोयले के प्रकार का सबसे निचला है। ठीक है। तो ये भी क्या होता है, इसी से बनता है। पीठभूमि का जो निर्माण है वो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे जल भरा होता है, अम्लीय यानी कि एसिडिक और अवायवीय परिस्थितियों के कारण मृत पौधे द्वारा पूरी तरह से जो सड़ नहीं पाते तब होता है। और पीठभूमि के क्षरण या जलने से वायुमंडल में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती है। मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जैसे ये सूखे सूखे घास जो है, आप जैसे ये थोड़ा सा पानी को सुखाएंगे तो वो जो कार्बन है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और जैसे आप इसको जला देंगे तो जितने भी कार्बन है वो उसे, क्योंकि CO2 है, CO2 है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी है, तो ये जलने में और क्या करेगी, सहायक होगी। तो ये सब निकल करके कहाँ जाएंगे, ऊपर जाते हैं। ठीक है। तो आपका 1 2 एंड 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल सही है।